नमस्कार दोस्तों, मैं बायोलॉजी लेक्चरर महेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज बात करते हैं अपन एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट पार्ट सेकंड के बारे में। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा सहयोग किया। साथ ही साथ क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अपन बात कर रहे थे पादप उत्तक प्लांट टिश्यू के बारे में। पादप उत्तक अर्थात प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में अपन ने देखा था कि प्लांट टिश्यू साधारणतया दो टाइप का होता है। एक तो होता है विभजोतक, एक तो होता है विभजोतक अर्थात मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक जो होता है वो होता है स्थायी उत्तक। वो होता है स्थायी उत्तक अर्थात परमानेंट टिश्यू। पिछली क्लास में अपन ने विभजोतक के बारे में चर्चाएं कर ली थी। आज बात करने वाले हैं स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। तो बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो क्या होता है परमानेंट टिश्यू, किस प्रकार से कोशिकाएं इसमें सम्मिलित होती है। तो बात करते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक कर रहे हैं स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। क्या होता है परमानेंट टिश्यू, किसे कहते हैं। तो ऐसा उत्तक जिसकी कोशिकाएं अस्थायी या स्थायी रूप से विभाजन की क्षमता समाप्त कर चुकी हो, या जिनमें स्थायी या अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई हो, वो होते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो स्थायी उत्तक सामान्यतया तीन टाइप के होते हैं। स्थायी उत्तक सामान्यतया तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है सरल उत्तक। वो होता है सरल उत्तक यानी कि सिंपल टिश्यू। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप होता है वो होता है जटिल उत्तक। वो होता है जटिल उत्तक अर्थात कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और थर्ड जो टाइप होता है इसका वो होता है विशिष्ट उत्तक। विशिष्ट उत्तक थर्ड जो टाइप होता है वो होता है विशिष्ट उत्तक अर्थात स्पेशल टिश्यू। अब इन प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंपल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल टिश्यू होता क्या है। तो सिंपल टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, वो सेल्स समव्यासी प्रकार की होती है। और इन सेल्स की जो भित्तियां होती है, मतलब कि सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। साथ ही साथ इनकी जो मिडिल लेयर मध्य पटलिका जो होती है वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, सरल उत्तक की। अब सरल उत्तक के प्रकारों के बारे में बातें करेंगे कि इनकी जो सरल उत्तक जो होता है, इनकी कोशिकाएं किस किस प्रकार के उत्तकों का निर्माण करती है और वो पादपों में उनके निर्माण के लिए कैसे कैसे हेल्प करती है। सरल उत्तक पहला जो प्रकार होता है सरल उत्तक का वो होता है मृदुतक। पहला जो प्रकार होता है वो होता है मृदुतक। मृदुतक को अपन पैरेन्काइमा भी कहते हैं। दूसरा जो टाइप होता है सरल उत्तक के टाइपों के बारे में बात करें। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है मृदुतक। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक यानी कि कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। और थर्ड जो टाइप होता है वो होता है दृढ़ोत्तक। वो होता है दृढ़ोत्तक अर्थात स्क्लेरेनकाइमा। तो तीन टाइप हो गए सिंपल टिश्यू के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब बात करते हैं अपन मृदुतक के बारे में। बात करेंगे मृदुतक के बारे में। तो मृदुतक की जो कोशिकाएं होती है वो भी पादपों में अलग अलग कार्यों से अलग अलग प्रकार से इस मृदुतक को डिवाइड किया गया है। और जो मृदुतक होता है कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकारों में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो टाइप का बात करेंगे अपन, ध्यान से देखेंगे इधर कि मृदुतक के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग टाइप से इसके अंदर हेल्प करती है। पहला जो होता है वो होता है हरित मृदुतक। पहला जो होता है वो होता है हरित मृदुतक। अब हरित मृदुतक क्या होता है, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हरित मृदुतक की जो सेल्स होती है अर्थात जो कोशिकाएं होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती है। हरित मृदुतक की जो कोशिकाएं होती है, जो हरित मृदुतक होता है, ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो इसका टाइप होता है वो होता है वायुतक। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है वायुतक।
वायुतक जो होता है ये जलीय प्लांट्स में, एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उन एक्वेटिक प्लांट्स में तैरने में हेल्प करता है वायुतक। क्यों? क्योंकि जो जलीय पादप होते हैं वो लगातार जल में तैरते रहते हैं, तो जल में तैरने के लिए उनमें से कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है कि वो तैरते रहते हैं, तो उनमें होता है वायुतक। नेक्स्ट जो इसका टाइप होता है वो है तारकाय मृदुतक। तारकाय मृदुतक। अब तारकाय मृदुतक के बारे में बात करेंगे तो तारकाय मृदुतक केले के पर्णफलक, केले के पर्णफलक और जलीय पादपों में ये पाया जाता है। अगला जो टाइप होता है वो होता है इसका दीर्घ मृदुतक। दीर्घ मृदुतक। और दीर्घ मृदुतक जो होता है यह द्विबीजपत्री, मतलब कि डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं द्विबीजपत्री पादपों के परिरंभ में, पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो इसका टाइप होता है वो टाइप है विचित्र। विचित्र या विशिष्ट मृदुतक भी अपन इसको कह सकते हैं। विशिष्ट मृदुतक भी अपन कह सकते हैं। इसके द्वारा टेनिन, रेनिन, कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे रेफाइड्स का निर्माण किया जाता है। तो ये टाइप हो गए मृदुतक के और विशिष्ट उत्तक के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, साथ ही साथ इसमें देखो किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन, ये जो मैंने टॉपिक बताया इन्हीं टॉपिकों में से अपने नीट, जेट, आईसीआर, बीएचयू और साथ ही साथ रीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन देगा आपको कि निम्न में से कौन से मृदुतक या कौन से टिश्यू के द्वारा प्लांट में फोटोसिंथेसिस किया जाता है, तो वो आएगा हरित मृदुतक या ऑप्शन आएगा पैरेन्काइमा, तो उसमें करेंगे अपन मृदुतक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्थूल कोणोत्तक के बारे में। स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक क्या होता है? स्थूल मतलब कि स्थूलन, पदार्थों का जमाव। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन आदि के निक्षेपण के द्वारा स्थूल कोणोत्तक का निर्माण होता है। मेन वर्ग की बात करते हैं स्थूल कोणोत्तक की, तो पादपों में जो कोमल अंग होते हैं, पादपों में जो कोमल अंग होते हैं उन कोमल अंगों में लचकता प्रदान करता है, ताकि तेज हवा का झोंका जो कोमल अंग है वो आसानी से सहन कर सके। ये स्थूल गुणोत्तक का मेन मुख्य वर्ग होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दृढ़ोत्तक के बारे में। दृढ़ोत्तक मतलब कि स्क्लेरेन्काइमा। अपन ने बात कर ली पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और अब बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। दृढ़ोत्तक क्या होता है? दृढ़ोत्तक कैसे होता है कि ऐसी कोशिकाएं या ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं दृढ़ या परिपक्व जो कोशिकाएं होती है उनसे मिलकर के दृढ़ोत्तक का निर्माण होता है। और दृढ़ोत्तक सामान्यतया दो प्रकार का होता है। दृढ़ोत्तक रहस्य, एक जो टाइप होता है वो होता है दृढ़ोत्तक रहस्य। पहला जो टाइप होता है वो होता है दृढ़ोत्तक रहस्य, और दूसरा जो टाइप होता है वो होती है दृढ़ोत्तक कोशिकाएं। दृढ़ोत्तक कोशिकाएं। तो अपन बात करते हैं दृढ़ोत्तक के बारे में। दो टाइप का बताया मैंने आपको, दृढ़ोत्तक रहस्य और दृढ़ोत्तक कोशिकाएं। ये दोनों टाइप या ये दोनों प्रकार किस किस में हेल्प करते हैं? तो दृढ़ोत्तक जो रहस्य होते हैं वो पटसन और सनई जैसे जो प्लांट होते हैं उन प्लांटों के तनों में प्रेजेंट होता है। पटसन और सनई मतलब कि जूट जो हो गया, बास्ट जो हो गया, पटसन जो होगी, जिनके द्वारा अपन रेशा बनाते हैं या बड़ी रस्सियों का निर्माण किया जाता है, उनके तनों में ये पाया जाता है। और दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के बारे में यदि बात करते हैं तो दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के द्वारा बीजों का बाह्य आवरण और फलों का बाह्य आवरण निर्माण किया जाता है। तो किस किस का निर्माण किया जाता है? बीजों का आवरण और फलों के आवरण के लिए फलों का आवरण दृढ़ोत्तक के द्वारा, स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है
जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करने से पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी आ गया कि एक्वेटिक प्लांट्स में तैरने में हेल्प करता है, तो आ जाएगा वायुतक। अभी मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है हरित मृदुतक। इनके जो जैसे जैसे टाइप बताएं उन टाइप को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से कंसंट्रेट करके वीडियो देख रहे हैं तो आपको इजीली स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू जो चल रहा है उसके सभी टाइप इजीली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स टिश्यू अर्थात जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे कार्य करता है, इनके बारे में अपन बातें करते हैं अच्छे से। जटिल ऊतक नाम से पता चल रहा है जटिल, जटिल इसका मतलब है जटिल। अब देखो क्या किस प्रकार से होता है जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप का होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है जाइलम। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है जाइलम, और सेकंड जो टाइप होता है वो होता है फ्लोएम। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है फ्लोएम। जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। मेन वर्क यही बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जाइलम फ्लोएम जो मेन जो इनका वर्क होता है वो होता है प्लांट्स में न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, अर्थात पादपों में पोषण सप्लाई करने का जो वर्क होता है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम का होता है। एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जैसे नोट लगा करके आप भी नोट कर सकते हैं कि नोट जाइलम फ्लोएम नाम नागेली ने दिया था। नागेली ने जाइलम फ्लोएम नाम दिया, जाइलम व फ्लोएम नाम दिया। जाइलम व फ्लोएम नाम किसने दिया था? नागेली ने दिया था। एक छोटा सा क्वेश्चन है अच्छे से याद रखने के लिए। अब बात कर रहे हैं अपन जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को साधारणतया दारू उत्तक भी कहते हैं अपन। कौन सा उत्तक कहते हैं? दारू उत्तक। और फ्लोएम को अपन पोषवाहक कहते हैं। फ्लोएम को अपन पोषवाहक भी कहते हैं। तो बात करेंगे जाइलम दारू उत्तक के बारे में। नाम जो दिया था वो नागेली ने दिया था। किस प्रकार से हेल्प करता है? तो जाइलम का जो मेन वर्क होता है, जाइलम का जो मेन वर्क होता है, मेन वर्क होता है कि जितने भी जो पादप है उन पादपों में मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल, मतलब कि मूल रोम जो रूट हेयर्स होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब जो जल होता है उस जल को पादप की पत्तियों तक पहुंचाना, इसका मेन वर्क होता है। जाइलम जो होता है कार्य के आधार पर और इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनके आधार पर यह साधारणतया 4 प्रकार का होता है। अर्थात इसमें जो कोशिकाएं होती है वो 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है वाहिनिकाएं। फर्स्ट जो होती है वो होती है वाहिनिकाएं। सेकंड जो सेल्स होती है वो होती है वाहिकाएं। सेकंड जो सेल्स होती है वो होती है वाहिकाएं। और थर्ड जो होता है वो होता है जाइलम मृदुतक। जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक। और फोर्थ जो टाइप होता है वो होता है जाइलम दृढ़ोतक। जाइलम दृढ़ोतक। देखेंगे इधर ध्यान से देखेंगे कि जाइलम जो है इस जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम दृढ़ोतक। फर्स्ट बात करते हैं वाहिनिकाओं के बारे में। वाहिनिकाएं क्या होती है? तो वाहिनिकाएं समव्यासी प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनकी साइज और शेप होती है निडल जैसी, अर्थात सुई के समान इनकी कोशिकाएं होती है। और कठोर या मृत रूप से अपन कह सकते हैं ये कोशिकाएं प्रेजेंट रहती है। और इन कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है कि जो जल होता है उस जल को पादप के ऊपरी भागों तक पहुंचाया जाता है। बात करेंगे वाहिकाएं। वाहिकाएं वाहिनिकाओं के समव्यासी या समरूप इनको अपन कह सकते हैं। और इनके द्वारा वाहिनिकाओं से मिलकर के जल को जड़ से शीर्ष भाग तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। और इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है वो ध्यान से देखेंगे कि अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी अर्थात अनावर्त बीजी को कहते हैं अपन जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स। अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर वाहिकाएं जो होती है वो एब्सेंट होती है। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन कही है मैंने कि जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावर्त बीजी और टेरिडोफाइट्स में
वाहिकाएं एब्सेंट अर्थात अनुपस्थित होती है, जबकि अनावर्त बीजी जो है जिम्नोस्पर्म जो वर्ग है इसके नीटेल्स वर्ग में वाहिकाएं प्रेजेंट होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है किस किस के लिए, जेड की तैयारी कर रहे, नीट की तैयारी कर रहे, जेड की तैयारी, आईसीआर, बीएचयू सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जाइलम मृदुतक। क्या होता है जाइलम मृदुतक? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था मृदुतक स्थायी उत्तक का, अभी जो प्रकार पढ़ा था अपन ने सिंपल टिश्यू, उसी का आया था मृदुतक। मृदुतक कहीं भी आ जाए, पहला जो मेन वर्ग इसका होता है फूड एब्जॉर्प्शन, भोजन संग्रहण। तो जाइलम मृदुतक के द्वारा भोज्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। और नेक्स्ट बात करेंगे जाइलम दृढ़ोतक। छोटा सा कार्य याद रखना है, लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाता है और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामों में शॉर्ट नोट में पूछता है। तो जाइलम दृढ़ोतक के बारे में बात करेंगे। तो जाइलम दृढ़ोतक क्या होता है कि ये कोशिकाओं को, बाकी जो जाइलम है, जाइलम की जो कोशिकाएं हैं उनको दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? जाइलम दृढ़ोतक। अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं पोषवाहक या फ्लोएम के बारे में। जाइलम के बारे में चर्चा करने के बाद में अपन बात करते हैं पोषवाहक के बारे में। अब पोषवाहक फ्लोएम क्या करता है कि फ्लोएम के द्वारा पत्तियों से तैयार खाद्य पदार्थ, अब पत्तियों के अंदर जो फूड फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है वो कौन किसके द्वारा होती है? वो होती है फोटोसिंथेसिस। तो पत्तियों द्वारा तैयार जो भोज्य पदार्थ होता है उन भोज्य पदार्थों को फ्लोएम पादप के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम भी साधारणतया 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है? फर्स्ट जो कोशिका होती है वो होती है चालनी नलिका। सेकंड जो टाइप होता है इसका वो होती है सह कोशिका। और थर्ड जो टाइप होता है वो होता है फ्लोएम मृदुतक। और फोर्थ जो इसका टाइप है वो है फ्लोएम दृढ़ोतक। बात समझ में आ रही है? इधर देखेंगे, मैंने फ्लोएम के बारे में बताया है कि फूड सप्लाई का कार्य ये करता है। 4 टाइप के सेल्स होती है, चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम दृढ़ोतक। चालनी नलिकाओं के बारे में फर्स्ट इनका फंक्शन देखेंगे किस प्रकार से। पादपों में प्रत्येक अंगों तक या प्रत्येक सेल अपन बोल सकते हैं, प्रत्येक ऑर्गन अपन बोल सकते हैं, प्रत्येक टिश्यू भी अपने बोल सकते हैं, उन सब तक चालनी नलिकाएं फैली रहती है। चालनी नलिकाओं के द्वारा जो भी भोज्य पदार्थ होता है उस भोज्य पदार्थों को सप्लाई का कार्य किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट में लाइन आपको बता देता हूं, इसके अंदर नोट से देखेंगे कि चालनी नलिकाएं कि जो पतझड़ का मौसम आता है, मतलब कि पतझड़ का मौसम कब आता है? वसंत ऋतु में। कब आता है? वसंत ऋतु में। तो पतझड़ या वसंत ऋतु के दौरान चालनी नलिकाओं के सिरों पर केलोस पदार्थ का जमा हो जाता है। केलोस नामक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का जमाव हो जाता है। केलोस नामक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का जमाव हो जाता है, जिससे चालनी नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती है और पादपों में फूड सप्लाई ऑफ हो जाती है। इस वजह से वसंत ऋतु के दौरान पादपों में पतझड़ की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सह कोशिकाएं चालनी नलिकाओं के समव्यासी होती है, व्यास में चालनी नलिकाओं से बड़ी होती है और जीवद्रव्य के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, मतलब कि एक दूसरे से क्या होती है? कनेक्टेड रहती है और फूड सप्लाई में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम मृदुतक के बारे में। फ्लोएम मृदुतक, जहां मृदुतक आ जाए वहां समझ लेना खाने पीने का मामला आ गया। तो फ्लोएम मृदुतक के द्वारा भोज्य पदार्थों का संचय किया जाता है। क्यों संचय किया जाता है? क्योंकि सह कोशिकाएं, चालनी जो नलिकाएं होती है, सह कोशिकाओं की बात करते हैं, जो जीवित कोशिकाएं होती है उनको कार्य करते समय एनर्जी की रिक्वायर होती है और एनर्जी के लिए फूड प्रिजर्वेशन या भोज्य संग्रहण जो होता है वो फ्लोएम मृदुतक के द्वारा होता है। फ्लोएम दृढ़ोतक यानी कि फ्लोएम दृढ़ोतक किसे कहते हैं? क्या होता है फ्लोएम दृढ़ोतक?
तो फ्लोएम दृढ़ोतक के द्वारा बाकी जितनी भी जो सेल्स होती है, बाकी जितनी भी जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य किया जाता है, वो होता है फ्लोएम दृढ़ोतक। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हो गए। नेक्स्ट जो टाइप है वो है विशिष्ट उत्तक, स्पेशल टिश्यू। एक बार छोटा सा क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे इससे पहले। तो क्वेश्चन देखो, इधर देख विषय कोशिकाएं, यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन मान लो, इंपॉर्टेंट लाइन किससे कोशिकाएं, देखो अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। अब अनावर्त बीजी को अपन क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म व टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स अनावर्त बीजी व टेरिडोफाइट्स में सह कोशिकाएं अनुपस्थित, एब्सेंट रहती है, यानी कि सह कोशिकाएं अनुपस्थित रहती है, अनुपस्थित रहती है। बट इनके स्थान पर या इनकी जगह एल्बुमिन सेल्स, इनकी जगह एल्बुमिन कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अनावर्त बीजी और टेरिडोफाइट्स में सह कोशिकाएं जो होती है वो तो होती है एब्सेंट और उनकी जगह पाई जाती है एल्बुमिन सेल्स। बात कर रहे हैं स्पेशल टिश्यू के बारे में, विशिष्ट उत्तक के बारे में। तो विशिष्ट उत्तक जो होता है ये साधारणतया दो प्रकार के सेल से बना होता है, और दो प्रकार के सेल्स कौन कौन सी होती है प्लांट्स में। एक तो होती है अंतःस्रावी कोशिकाएं, और एक जो होती है वो होती है बहिस्रावी कोशिकाएं, अंतःस्रावी कोशिकाएं और बहिस्रावी। अंतःस्रावी कोशिकाएं और बहिस्रावी जो कोशिकाएं होती है ये क्या होती है, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनके द्वारा निर्मित उत्पाद जो होता है उनके यदि क्रिया स्थल से बाहर यदि उत्सर्जित होता है तो वो तो होती है बहिस्रावी, और अंतरांगों में यदि उत्सर्जित होता है वो होती है अंतःस्रावी। जैसे कि यदि पादपों में बात करें तो पादपों के अंदर अलग अलग प्रकार के, जैसे मकरंद कोश हो गया, तेल जो ग्रंथियां हो गई, जलरंध्र वगैरह जो हो गए, वो लगभग अंतःस्रावी में आते हैं। बहिस्रावियों की बात करते हैं तो बहिस्रावी जैसे कि आग है, रबर जो है, या पोस्ट के जो पादप होते हैं उनके अंदर जो लेटेक्स वगैरह जो निकलता है वो बहिस्रावी कोशिकाओं के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ ये जो एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट जो पार्ट सेकंड यहीं पर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स जरूर करें, और लगातार वीडियो देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।